गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल के प्रैक्टिस श्रृंखला के 5वें एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो प्रैक्टिस श्रृंखला है, इसके अंतर्गत हम लोग भारत का धरातलीय स्वरूप और अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। इस पर ऑलरेडी एक पहले से वीडियो बनाई जा चुकी है। यह आज का दूसरा पार्ट है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक भौगोलिक कैलेंडर होता है, तो भौगोलिक कैलेंडर पर आधारित यह प्रश्न है। और भौगोलिक कैलेंडर में भी दो कैलेंडर है। एक कैलेंडर जो है वह भारतीय है और एक कैलेंडर है कि जो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाता है। तो भारतीय कैलेंडर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 पार्ट होता है। एक होता है, अगर भारतीय की हम बात करें, भारतीय कैलेंडर में भी 4 पार्ट हैं। एक कहलाता है जिसको कहते हैं आद्य, सबसे प्रारंभिक कालखंड होता है। इसके पश्चात दूसरा है जिसको कहते हैं पुराणा कालखंड। तीसरा है जिसको कहते हैं द्रविड़ियन, तीसरा कालखंड है। और जो चौथा कालखंड है इसको कहते हैं आर्यन। आर्यन सबसे लेटेस्ट है और जो सबसे पुराना है वह आद्य है। लेकिन हम लोग जो इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ते हैं उसमें तो हम पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन, सिलरियन, उन सब की चर्चा होती है। लेकिन उसका सिर्फ इसमें हम प्रयोग करेंगे क्योंकि उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर जो आद्यकाल है, अगर हम इसके विषय में बात करें तो आद्यकाल एक प्रकार से जो आर्कियन युगीन संरचना है, आर्कियन और प्लस धारवाड़, ये दोनों संरचनाएं हम कह सकते हैं कि आपकी आद्य युगीन है। इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में आद्य कालखंड कहते हैं। और जो पुराना कालखंड है धारवाड़ के पश्चात होता है, अर्थात कुडप्पा विंध्यन। जो कुडप्पा का कालकार है और विंध्यन का है, इन दोनों को हम लोग पुराना के कालखंड में रख के पढ़ते हैं। और द्रविड़ियन का जो काल है इसमें कैम्ब्रियन से लेकर के, कौन सा, कैम्ब्रियन से लेकर के यहाँ पर हम कार्बोनीफेरस के युग तक की बात करते हैं। किसकी, कार्बोनीफेरस की बात करते हैं। और इस पर बृहद चर्चा हम भौगोलिक कैलेंडर में अलग से करेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो पर्मियन से लेकर के वर्तमान तक यहाँ पर बात आती है। कहाँ से, पर्मियन से लेकर के आज तक का जो बात है वो आर्यन कालखंड में आती है। लेकिन जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न ज़्यादातर पुराना कालखंड की संरचना से पूछा गया है। क्योंकि देखिए विकल्प में लिखा है भांडेर सीरीज, पापघनी सीरीज, कोंडलाइट सीरीज और पंचेत सीरीज। तो पंचेत जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं या गोंडवाना का पार्ट है, क्योंकि झारखंड में ही दामोदर नदी है। दामोदर नदी पर एक डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम। क्या नाम है, पंचेत डैम है। तो पंचेत का तात्पर्य झारखंड, झारखंड का तात्पर्य गोंडवाना। ये तो पूरी तरीके से मैच करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैच नहीं करता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पापघनी है, ये वाला, ये जो सीरीज है या विंध्यन श्रृंखला की नहीं है। क्योंकि अगर हम विंध्यन की बात करें तो विंध्यन में आप देखिए यहाँ पर कुडप्पा कार्यकाल है और विंध्यन। तो कुडप्पा में अगर हम बात करें तो कुडप्पा में कई हैं। एक अगर हम कुडप्पा की बात करें तो कुडप्पा में आप देख सकते हैं यहाँ पे है पापाघनी है, क्या है, पापाघनी है। फिर यहाँ पर चेयार है, ये सब कुडप्पा कालखंड की हैं। किसकी हैं, कुडप्पा की है। यहाँ पर नल्ला मलाई है, ये सब किस कालखंड की हैं। और इसी में हम किस्ताना की भी नाम रख सकते हैं, किस्ताना। तो ये पापाघनी जो है, ये पापाघनी किसकी है, कुडप्पा कालक्रम की है, ना कि विंध्यन कालक्रम की है। विंध्यन कालक्रम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भांडेर आता है। कौन आता है, भांडेर आता है। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें पापाघनी जो है यह कुडप्पा कालखंड की है, ना कि विंध्यन कालखंड की है। इसलिए यह दूसरा विकल्प आपका मतलब सही नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तो इस पर बहुत बृहद चर्चा हम लोग जब भौगोलिक कैलेंडर भारत का पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, सांभर में जो नमक मिलता है इसका क्या रीजन है। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प दिया गया, यहाँ चट्टानी नमक का दृश्यांग है, तो ऐसा नहीं है। चट्टानी नमक का जो दृश्यांग है यह हिमालय वाले में है। कहाँ पर है, जो हिमालय में चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर चट्टानी संरचना है, क्योंकि वह टेथिस से बना है।
तो टेथीस भूसन्नति में चूंकि नमक था, तो इसलिए हिमालय में जो चट्टान की संरचना है, नमक की चट्टानें हैं, वो सब चट्टान की हैं, लेकिन वो सब कहाँ पे हैं? हिमालय वाले में है। लेकिन पूछा किसके विषय में? सांभर की, जो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ एक झील है जिसका कोई वही प्रवाह नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो राजस्थान की झीलें हैं, उन झीलों का जल कह सकते हैं उसका कोई निकास नहीं है, इसलिए वहाँ पर हम जो जल है वो क्या करता है? बाद में साल्ट में तब्दील हो जाता है, इसलिए सांभर में नमक मिलता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर अगले प्रश्न पर हम आते हैं। लिखा है निम्नलिखित के भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक है? अर्थात किस शैल तंत्र में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं? वैसे अगर हम बात करें तो देखा जाए विंध्यन, ये भी एक अवसादी प्लस जीवाश्म युक्त चट्टान है। शिवालिक भी जो हिमालय का पार्ट है, यह भी एक प्रकार से अवसादी चट्टान ही है। गोंडवाना भी अवसादी है, कुडप्पा भी अवसादी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवाश्म पाया जाता है वह इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है, और इसी में आपका पूरा कोयले की खादान विद्यमान है। कह सकते हैं जो छोटा नागपुर का पार्ट है, वहाँ पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें सर्वाधिक जीवाश्म है, और इसी कारण यहाँ पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है। इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, जबकि अन्य सभी विकल्प जीवाश्म से ही युक्त हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीवाश्म किसमें है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेवास किस काल के धरोहर हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, यह अत्यंत न्यूतन अर्थात प्लिस्टोसिन कालखंड का क्रेवास है, और यह खास करके अगर हम इसकी बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवसाद जो झीलें थी, ये झीलें क्या हो चुकी? जम्मू कश्मीर में कुछ झीलें थी और उन्हीं झीलों में अवसादीकरण हो गया। कहाँ पर? झीलों में जब अवसादीकरण हो गया तो उससे क्या हो गया? ये जो क्षेत्र डेवलप हुआ उस क्षेत्र का नाम रखा गया क्रेवास। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो सबसे बेहतर खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेती की बात होती है कि कौन सी खेती यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती है, तो यहाँ पर जाफरान या केसर की खेती होती है। किसकी? जाफरान या केसर की खेती की जाती है। जाफरान या केसर है, यह अत्यंत नूतन कालखंड की है, और इस पर एक प्रश्न आगे भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। यहाँ पर कुछ पर्वत शिखर हैं और एक तरफ पर्वत श्रेणियाँ हैं, इनका मिलान करना है। जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर को ध्यान रखना है, यह किसका पार्ट है? तो गुरु शिखर सतपुड़ा का पार्ट है। दोदा बेटा अगर हम इसकी बात करें तो यह नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरमाकोंडा जो है यह पूर्वी घाट का पार्ट है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। धूपगढ़ जो है यह अरावली का पार्ट है। किसका है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और गुरु शिखर किसका है? तो सतपुड़ा का पार्ट है। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। गुरु शिखर यानी तीसरा, तो यहाँ पर देखिए कोई मैच, देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ये गुरु शिखर जो है लास्ट वाले का, किसका है? अरावली का है, और ये धूपगढ़ जो है सतपुड़ा का है। थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो गया है, तो इस आधार पर आप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप 4 करेंगे पहले, फिर दोदा बेटा आपका है नीलगिरी का, यानी 4 1 2 3, अर्थात यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु शिखर जो है ये कहाँ पे है? अरावली का पार्ट है। किसका है? अरावली का पार्ट है। और जो धूपगढ़ है किसका है? सतपुड़ा का है। किसका है? सतपुड़ा का है। बाकी इस पर चर्चाएं आगे की जाएंगी जब हम लोग भारत का मानचित्र अध्ययन करेंगे तो वहां पर। अगला प्रश्न है, प्रवाह के संदर्भ में नदी तंत्र का आशय है। अब नदी तंत्र का आशय है यहाँ पर कि जो नदियां हैं उसका क्या संबंध है, वही पूछ रहा है। तो पहला है, जल के मौसमी प्रवाह का प्रतिरूप है। ये बातें तो ठीक है, क्योंकि मौसमी प्रवाह का ही प्रतिरूप एक प्रकार से नदी तंत्र होता है। जब वर्षा होती है नदियों में जल रहता है, वर्षा नहीं होती तो बहुत सारी नदियाँ शुष्क हो जाती हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ नदियाँ होती हैं जो मौसमी हैं। तो इसका तात्पर्य है कि यह सही डिफाइन कर रहा है। फिर दूसरा क्या लिखा है, जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर होता है। ये भी बातें पूरी तरीके से सत्य हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय प्रदेश की नदियाँ हैं उनका आकार प्रकार दूसरा होता है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश की होती हैं नदियाँ उनका आकार प्रकार और प्रवाह दूसरा होता है। तो ये दोनों तथ्य नदियों के तंत्र को
क्या करती हैं, परिभाषित करती हैं, इसलिए दोनों सही है। बाकी आगे जो लिखा है नदी तंत्र क्यूमेक्स द्वारा गणितीय रूप से दर्शाया जाता है, ये बात सही नहीं है। नर्मदा और झेलम का नदी तंत्र एक समान है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नर्मदा एक भ्रंश घाटी से बहती है जबकि झेलम भ्रंश घाटी से नहीं बहती है, तो ये भी सही नहीं है। अर्थात यहाँ पर पहला और दूसरा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित हैं? तो नर्मदा नदी से संबंधित जो यहाँ पर जलप्रपात हैं, और साथ में भी देखिए जो तवा है, ये तवा नर्मदा की क्या है, एक सहायक नदी है, और हिरान भी क्या है, नर्मदा की सहायक नदी है। बाकी चाहे मंदार हो, चाहे सहस्त्रधारा हो, चाहे दर्दी हो, ये तीनों क्या हैं, तीनों जलप्रपात हैं। तो हम कह सकते हैं ए, डी और ई जलप्रपात हैं। बाकी दो इसी नर्मदा नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। बाकी नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उस पर चर्चा तो हम लोग अलग से करेंगे ही, जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला प्रश्न है, पंजाब के दोआबों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर लिखा है ब्यास और सतलज के बीच कौन सा द्वाब है। फिर लिखा है ब्यास और रावी के बीच। तो ब्यास और रावी के बीच में जो द्वाब होता है इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा है बारी द्वाब। क्या लिखा है? बारी द्वाब। फिर लिखा है रावी और झेलम के बीच में कौन सा है? यहाँ पे लिखा है सिंध। तो सिंध जो है रावी और झेलम के मध्य में, ये ध्यान रखिएगा, जो सिंध है यह एक प्रकार से झेलम और सिंधु के बीच में, किसके मध्य में है? झेलम और सिंधु के मध्य में जो झील है उसका नाम है सिंधु द्वाब, या इसी को कहते हैं थाल द्वाब। झेलम और सिंधु के मध्य में है। ब्यास और रावी के मध्य में थाज नहीं बल्कि यहाँ पर होता है बारी। क्या होता है? बारी। यहाँ पर जो द्वाब उसका नाम है बारी द्वाब। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ब्यास और रावी के मध्य में है बारी। ब्यास और रावी, यहाँ पर ब्यास और रावी के बीच में लिखा है बारी द्वाब, ये सही है। ब्यास और सतलज के मध्य जो द्वाब है जालंधर द्वाब है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा और चौथा गलत है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर कोसी नदी जो है ये कैसी है? अनुवर्ती। तो कोसी नदी अनुवर्ती नहीं है, लेकिन यह पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का तात्पर्य है कि हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व की यह नदी है। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व की नदी है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी तंत्र। तो इस आधार पर यह सही नहीं है। बाकी के विषय में भी चेक कर लीजिए। नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है, ये बात सत्य है। सतलज पूर्ववर्ती नदी तंत्र का पाठ है, ये भी बात सत्य है। घग्गर अंतरह प्रवाही नदी है, ये भी बात सही है, क्योंकि यह आंतरिक नदी है। तो इस आधार पर क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब यहाँ पर यमुना की सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा है। तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी? टांगरी। टांगरी जो है यमुना की सहायक नहीं है, बल्कि अगर हम इसकी बात करें टांगरी या डांगरी, तो यह घग्घर की सहायक है। किसकी सहायक है? घग्घर की सहायक है। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में जो घग्घर नदी है उसी की सहायक है टांगरी या डांगरी। ये नाम उसी के हैं, टांगरी या डांगरी, ये घग्घर की सहायक है। बाकी चाहे गिर नदी की बात करें, चाहे टोस नदी की बात करें, चाहे बाटा नदी की बात करें, ये सब यमुना की सहायक हैं। बाकी यमुना की और भी अन्य सहायक नदियां हैं, अगर उसमें हम चर्चा करेंगे तो कह सकते हैं जैसे इसे में चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सारी नदियां यमुना की सहायक हैं। तो खैर इस पर भी चर्चा जब हम लोग अलग से नदी की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप के बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। तो आप इस इमेज से देख सकते हैं कि कहाँ पर सर्वाधिक जोखिम है भूकंप का। जो रेड एरिया है इसका तात्पर्य वहाँ पर भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चाहे गुजरात का पार्ट देख लीजिए, चाहे हिमाचल प्रदेश, चाहे उत्तराखंड, चाहे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रोन एरिया है जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है बहुत अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। तो त्रिपुरा तो बात तो ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत जोखिम है क्योंकि यह रेड एरिया में है। उत्तरी बिहार देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जोखिम है। पूर्वी गुजरात, अब गुजरात का देखिए जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भूकंप है, लेकिन जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भूकंप कम है, तो ये तो नहीं है। हरियाणा में भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा का अधिकांश भाग ज़्यादा जोखिम वाले सेक्शन में नहीं है, ये भी नहीं है।
बल्कि यहाँ पर पहला और दूसरा इसका तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। ए और बी सही है, ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्र यही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है? अब लद्दाख पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, ये होता है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेट हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय, कुछ ऐसे हैं। ट्रांस में भी 3 पार्ट हैं, हमने आपसे कल भी डिस्कस किया था। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं, एक का नाम है कराकोरम, और एक का नाम है लद्दाख, और एक का नाम है जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पार्ट हैं इस ट्रांस हिमालय के, और इसी में कई दर्रे हैं। ट्रांस हिमालय में क्या है? कई दर्रे हैं। यहाँ पर दर्रा ही पूछा है ना, कौन से दर्रे हैं जो ट्रांस हिमालय से संबंध रखते हैं? तो ट्रांस हिमालय में अगर दर्रे की बात करें तो एक कराकोरम दर्रा है। कौन सा है? कराकोरम दर्रा है। फिर यहाँ पर केप सांगला है। क्या है? केप सांगला। फिर इसी में है लनकला। क्या है? लनकला। चांगला है, चार्डिंगला है। क्या नाम है? चार्डिंगला है, जाराला है, ये सब इसी के। और इसी में है खारदुंगला है। क्या है? खारदुंगला। तो ये सब दर्रे जो हैं इसी कह सकते हैं ट्रांस हिमालय के ही पार्ट हैं। और एक खारदुंगला इसलिए जाना जाता है क्योंकि खारदुंगला के सहारे ही हम लोग कहाँ जाते हैं? सियाचिन जाते हैं। सियाचिन जो जाने का रास्ता है यह इसी खारदुंग दल्ले से होकर के ही जाता है। और यहाँ पर एक घाटी मिलती है जिसको कहते हैं नुब्रा नदी घाटी। क्या कहते हैं? नुब्रा नदी घाटी। तो नुब्रा नदी घाटी का हम लोग सहारा लेते हैं। और किस दर्रे का सहारा लेते हैं? खारदुंगला का। और हम लोग उसके पश्चात यहाँ से सियाचिन पहुँचते हैं। तो अगर हमको कह सकते हैं कारगिल से सियाचिन जाना है, या फिर जम्मू कश्मीर या श्रीनगर से जाना है, तो हमको जिस दर्रे से होकर जाना पड़ता है उस दर्रे का नाम है खारदुंगला। और जिस नदी का सहारा लेना पड़ता है उस नदी का नाम है नुब्रा नदी घाटी। और इस प्रकार से इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा खारदुंगला, क्योंकि खारदुंगला ही क्या है? इस ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बाकी चाहे बनिहाल दर्रा हो, अगर हम बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल और जलपला, जलपला जो है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्किम में पार्ट है। कहाँ पे है? नाथुला और जलपला आपका सिक्किम में है, और ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है जलपला। बनिहाल दर्रा अगर हम बात करें तो बनिहाल दर्रा आपका मिलता है लघु हिमालय का पार्ट है। किसका है? लघु हिमालय का पार्ट है। और कहाँ मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में मिलता है। नहीं, बनिहाल दर्रा आपका कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के 2 दर्रे हैं, एक का नाम पीर पंजाल है और एक का नाम आपका है बनिहाल। पीर पंजाल और बनिहाल लघु हिमालय के 2 दर्रे हैं, और दोनों कहाँ पे हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसी लघु हिमालय का एक और दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग। तो इस प्रकार से आपको कुछ बिंदुओं को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा इसी बनिहाल दर्रे को ही हम कहते हैं जवाहर सुरंग। क्या कहते हैं? इसी का नाम है जवाहर सुरंग। ये भी आपको ध्यान, जवाहर सुरंग इसी को कहते हैं। और जो रोहतांग दर्रा है इसको कहते हैं अटल सुरंग। क्या है? अटल सुरंग। लेकिन ये चाहे रोहतांग हो, चाहे पीर पंजाल हो, चाहे बनिहाल हो, ये सब लघु हिमालय का पार्ट हैं। जलपला आपका ग्रेट हिमालय का, लेकिन कहाँ पे है? सिक्किम में है। बाकी खारदुंगला या कराकोरम या हम कह सकते हैं ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये सब बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हिमालय में इस हिमालय के टॉपिक में इसकी बहुत बृहद चर्चा अलग से की जाएगी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयनित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ झील है, एक तरफ उनकी अवस्थिति है। अगर हम झील की बात करें तो यहाँ पर लिखा है साला झील। साला झील आपकी है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। चंदूबी जो झील है ये कहाँ पर है? असम में है। चंदूबी कहाँ पर है? असम में है। भृगु झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उमियन कहाँ पे है? मेघालय में। तो इसको आप मिलान कर सकते हैं, अर्थात 4, 3 और आपका हो जाएगा 1 और 2। 4, 3, 1 एंड 2। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, तो ऐसे आपका मैच हो जाएगा। तो अर्थात हमने क्या कहा? साला आपका कहाँ पर है? साला आपका मिल गया अरुणाचल प्रदेश में। चंदूबी कहाँ मिल गया? असम में मिल गया है।
फिर यहाँ पर भृगु जो है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, और आपका उमियन कहाँ है, मेघालय में। इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा 4231। थोड़ा सा यहाँ पर हमें लगता है 4321, हाँ, क्योंकि ए के साथ इसका मैच होगा, ए 3 का मैच करेगा। फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं भृगु झील हिमाचल प्रदेश में है। थोड़ा यहाँ पर हाँ कुछ विकल्प में लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है लिखने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पहला वाला सही लग रहा है, क्या पहला वाला, क्योंकि ए है के साथ ए मिलान कर गया, फिर बी के साथ 3 मिलान कर गया, ठीक है, फिर सी के साथ 2, हाँ सही, पहला वाला सही। कौन सा है, पहला वाला विकल्प सही हो, ठीक है। कभी काल मिलान करने में हाँ ध्यान इधर उधर रहेगा तो फिर गलत हो सकता है, अन्यथा इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अगले पे हम जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो कश्मीर हिमालय है, इसकी अगर श्रृंखला की बात करें तो सबसे उत्तर में तो है कराकोरम। क्या है, सबसे उत्तर में है एक प्रकार से ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी आप देख सकते हैं कराकोरम, लद्दाख और जास्कर हैं। इसके पश्चात आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, फिर आता है शिवालिक। ये पार्ट हैं। तो यहाँ पर जास्कर है, पीर पंजाल है, कराकोरम, लद्दाख। तो कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों तो ट्रांस के हैं, तो तीनों उत्तर में रहनी चाहिए और एक साथ रहनी चाहिए। और सबसे उत्तर में कौन है, कराकोरम है। तो कराकोरम सबसे उत्तर में है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, उसके पश्चात आता है पीर पंजाल। और पीर पंजाल किसका पार्ट है, तो पीर पंजाल लघु हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, लघु हिमालय का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिबा, महाभारत, ये तीनों पार्ट इसी के हैं। कौन कौन से हैं, पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिबा है और महाभारत, ये तीनों पार्ट आपके किसके हैं, तो लघु हिमालय के हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दूध सागर है। दूध सागर कहाँ पर है, तो दूध सागर आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है, गोवा में है। अगर हम दूसरे को मिलान करें तो यहाँ पर लिखा है बरकाना। बरकाना कहाँ पर है, तो बरकाना आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। फिर खंडाधार, खंडाधार आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और पलानी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और इस आधार पर आप इसका मिलान कर लीजिए, अर्थात 4 के पश्चात 1, 1 के पश्चात 2 और फिर 3, अर्थात पहला वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो गंगा बेसिन वैसे देखा जाए उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन इसकी सहायक जो है यमुना नदी वह हिमाचल प्रदेश के करीब से होकर के गुजरती है। तो हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह है, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रवाह है, झारखंड में भी इसका प्रवाह है। लेकिन जो सिक्किम वाला पार्ट है, यहाँ से तिस्ता नदी तो निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी। लेकिन ये तिस्ता नदी जिसमें जाके मिलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। किसमें मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, यह गंगा में नहीं मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सिक्किम गंगा बेसिन का पार्ट नहीं है, बल्कि सिक्किम किसका पार्ट है, सिक्किम ब्रह्मपुत्र का पार्ट है। तो इस आधार पर यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यही सही मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब सही मैच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को इस नाम से भी पुकारते हैं। ये आपका एक तरफ है पश्चिमी घाट, एक तरफ है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को हम कहते हैं सह्याद्री की पहाड़ी। क्या कहते हैं, सह्याद्री की पहाड़ी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है और इसी आधार पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सह्याद्री पहाड़ी। हाँ, यही सह्याद्री पहाड़ी को फिर बाद में कई अन्य नामों से इसको मतलब विभक्त किया जाता है। इसी में कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, ये सब इसी के सब पार्ट है। मतलब कोंकण, कन्नड़, मालाबार सब इसके अलग से नाम रखे जाते हैं इसी सह्याद्री पहाड़ी के। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो पालनी, सेवराय और जवादी 3 पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप जाएंगे एक तरफ मिलता है यहाँ पे नीलगिरी है, और नीलगिरी के ही समानांतर अगर इस तरफ आप चलें तो पालनी, सेवराय और जवादी 3 है। कौन है, पालनी, सेवराय और जवादी, ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। ये आपको क्रम से याद रखना है, ये पूर्वी घाट का पार्ट है। खैर
तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में हैं। और अगला प्रश्न आप इसी के साथ देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर गंगा के मैदान एवं दक्कन, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन सा पर्वत आपस में बांटने का काम करता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वत, क्योंकि विंध्याचल पर्वत ही मध्य में है। जो इस देखिए दक्कन का पठार यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है दक्कन का पठार, और यहाँ पर पड़ता है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान और दक्कन के पठार को जो बेहतर तरीके से विभाजित करने वाली श्रृंखला है उसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत। क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत। इस बात को आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। बाकी तो प्रायद्वीपीय भारत के डिस्कशन में इसकी बृहद चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है यह एक प्रकार से उत्खात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ भूमि का। किसका? बीहड़ भूमि का निर्माण करती है चंबल नदी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह एक प्रकार से जलीय अपर्दन का पार्ट है। किसका है? जब जलीय अपर्दन होता है कहाँ पर? ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर वृक्षों का कटाव किया गया है तो वहाँ पर बनती है बीहड़ भूमि। और यहाँ पर अपर्दन में भी कई होते हैं, रेल अपर्दन होता है, बूंद अपर्दन होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सीट इरोजन होता है। तो फिर लास्ट में जो बनती है संरचना उसे कहते हैं उत्खात भूमि। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है? जो सबसे बेहतर उदाहरण है जो चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो नदी कह सकते हैं इस पश्चिमी किनारे के सहारे इस अरब सागर में आती है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। बाकी जो पूर्व की तरफ आती हैं ये सब डेल्टा बनाती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर खड़ा कगार है। खड़ा कगार है तो इसका तात्पर्य है नदियाँ ऊंचाई से जब नीचे गिरती हैं तो यहाँ पर कोई डेल्टा नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर एस्चुरी बनती है। क्या बनती हैं? ज्वार नद मुख बनते हैं पश्चिमी तट पर, इसी को हम कहते हैं एस्चुरी। जबकि पूर्वी तट पर जो बनते हैं ये डेल्टा बनते हैं। क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं। तो यहाँ पर आप गंगा देख रहे हैं तो गंगा पूर्वी भाग पर गिरती है तो यहाँ पर डेल्टा बनेगा। यमुना गंगा की ही सहायक है जो पूर्वी भाग से संबंध रखती है। कावेरी भी पूर्वी भाग से संबंध रखती है। नर्मदा आपका पश्चिमी भाग से संबंध रखती है। तो यही डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सब डेल्टा बनाती है। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च जो शिखर है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पहाड़ी जिसका नाम है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। और इसके ऊपर जो संरचना है इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। और नीलगिरी जो है या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कह सकते हैं लिंक करने का काम करती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और इसके नीचे अगर चले जाएं तो यहाँ पर मिलता है कार्डेमम की पहाड़ी। क्या मिलता है? कार्डेमम की पहाड़ी। और इसी को कहते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। तो इन तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। क्या हो जाएगा? दक्षिण की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी। प्रश्न है हिमालय के किस भाग में हम करेवा का निर्माण करते हैं? जो प्रारंभ में प्रश्न था उसी के अनुसार ये भी है। तो कश्मीर हिमालय में करते हैं। अर्थात हमने कहा कि जब कोई झील है, झील में जब अवसादीकरण हो जाता है तो अवसादीकरण से वह जो निर्माण होता है वही एक करेवा का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो खेती की जाती है वह कह सकते हैं केसर या जाफरान की खेती की जाती है। किसकी? केसर या जाफरान का। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो सबसे लेटेस्ट में अर्थात प्लीस्टोसीन कालखंड में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। जो सबसे लेटेस्ट हिमयुग है वहाँ पर इस करेवा का निर्माण हुआ है। कहाँ पर? कश्मीर हिमालय में। अगला है गारो राजमहल बिदर का निर्माण कैसे हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत का यह जो सेक्शन है इसको कहते हैं पूर्वी पठार। प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर है केंद्रीय उच्च भूमि, यहाँ पर है पूर्वी पठार, यहाँ पर है एक प्रकार से दक्कन का ट्रैप है, फिर दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पूर्वी पठार है इसी का एक्सटेंशन आपको मिलता है मेघालय में। तो इसका तात्पर्य है कि यह पूरा भाग प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट था, लेकिन बाद में यहाँ पर निमज्जन हो गया। क्या हो गया? निमज्जन हो गया।
जिस पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा ला करके अवसाद का डिपोजिशन किया गया है, जिस पर बांग्लादेश स्थित है। इस आधार पर जिसको हम कहते हैं राजमहल गारो गैप, क्या कहते हैं? राजमहल गारो गैप। ये जो राजमहल गारो गैप है, इसी को गारो राजमहल बिदर भी कहते हैं। यह किसके द्वारा बना है? अधिक्षिप्त बलन के द्वारा बना है। किसके द्वारा? अधिक्षिप्त बलन के द्वारा बना है। नहीं, अधाभ्रंशन के कारण। अधाभ्रंशन मतलब यह नीचे की तरफ दब चुका है। क्यों दब चुका है? क्योंकि इसके ऊपर अवसादीकरण हुआ है, इसलिए यह नीचे दब चुका है। अधाभ्रंशन इसका हुआ है। क्या हुआ? अधाभ्रंशन हुआ है। बलन का जो पार्ट है वो तो अलग है, क्योंकि बलन के परिणाम स्वरूप कोई संरचना या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर भ्रंशन हुआ है और इस भ्रंशन से यह भाग नीचे चला गया है और इसी के ऊपर गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा ला के अवसाद जमा किया गया, जिस पर आज का बांग्लादेश विद्यमान है। अगला प्रश्न है, कश्मीर हिमालय के निम्नांकित स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर है, गिलगिट है, बनिहाल दर्रा है, कारगिल है। तो ये सब बातें हैं। आप गिलगिट को देख सकते हैं, यह उत्तर में है। उसके बाद यहाँ पर अगर श्रीनगर देखेंगे तो श्रीनगर आपका दक्षिण में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक है कारगिल, तो कारगिल यहाँ पर मिलेगा। फिर बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा आप कह सकते हैं यह लघु हिमालय का पार्ट है। लेकिन जो श्रीनगर है, यह श्रीनगर ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि श्रीनगर कहाँ लिखा है, लेकिन फिर भी हम, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं गिलगिट सबसे उत्तर में है, उसके बाद कारगिल है, उसके बाद श्रीनगर है, फिर बनिहाल है। तो आप इस हिसाब से मिलान कर सकते हैं, अर्थात 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1 और 4, 2, 3, 1, 4, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा है हिमालय में मुख्य सीमांत 6 पृथक करता है। वैसे अगर हम बात करें तो एक है ट्रांस हिमालय, एक है ग्रेट हिमालय, एक है लघु हिमालय, एक है शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के मध्य में जो संरचना है इसका नाम है IT इंडस सांगपू सचर जोन है, SZ है, ITSZ है, और इसी को कहते हैं सिंधु घाटी। फिर ग्रेट और लघु के बीच में जो इसका नाम है MCT है, मेन सेंट्रल थर्स्ट, और यहाँ पर जो इसका नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके पश्चात जो यहाँ पे मिलता है इसका नाम है HFF। इसकी भी बहुत चर्चा की जाएगी आगे। लेकिन ट्रांस हिमालय और ग्रेट के मध्य में जो है उसका नाम है ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन। इसी में आपकी सिंधु नदी है। ग्रेट हिमालय लघु हिमालय के मध्य में है आपका MCT, मेन सेंट्रल थर्स्ट, और इसमें है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। फिर लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट में आपकी दून की घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दून की घाटी। और यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है मुख्य सीमांत छेद। तो मुख्य सीमांत छेद जो है उसी को कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में है। अर्थात हम कह सकते हैं बृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली संरचना को ही हम क्या कहते हैं? देखो कुछ उल्टा हो गया ना, हमने कहा MBF, ये कहाँ पर है? लघु और शिवालिक के मध्य में। कहाँ है? लघु और शिवालिक के मध्य में। तो ये गलत है, अर्थात लघु और शिवालिक के मध्य में, क्योंकि MCT तो ग्रेट और लघु के मध्य में ना। फिर से देखो बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ट्रांस है, फिर आपका ग्रेट है, फिर लघु है, फिर शिवालिक है। तो ट्रांस, ग्रेट, लघु और शिवालिक। यहाँ पर जो है इसका नाम है ITSZ, इसका नाम है MCT, इसका नाम है MBF, फिर इसका नाम है HF। तो चूंकि यह पूछा जो प्रश्न है यह इसी के बारे में पूछा है, तो जो लघु और शिवालिक के मध्य में है, तो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में यह संरचना पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई के अनुसार निम्नांकित नदियों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो इसमें है यमुना है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इन सभी नदियों में जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। अगर गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फिर इसके पश्चात आती है कृष्णा। कृष्णा की जो लंबाई है टोटल 1401 किलोमीटर है। इसके पश्चात आपकी यमुना नदी आ जाती है। यमुना की जो लंबाई है यह 1384 किलोमीटर है। और उससे कम अगर बात करें तो यहाँ पर कावेरी नदी मिलती है,
जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो इस आधार पर आप मिलान कर सकते हैं। गोदावरी सबसे लंबी है, फिर कृष्णा है, फिर यमुना है, फिर कावेरी है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? तो वैसे सबसे पुरानी जो श्रृंखला है वह ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले की घटना है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति में या हिमालय की जो श्रृंखला है उसमें 3 ही हैं, एक ग्रेट है, एक लघु है और एक शिवालिक है। ये 3 ही हिमालय के पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले की घटना है, लेकिन फिर भी यह हिमालय के समानांतर ही है, इसलिए इसका भी अध्ययन हम लोग हिमालय के साथ ही कर लेते हैं। लेकिन सबसे पुरानी संरचना ट्रांस हिमालय है और हिमालय में जो सबसे नवीन संरचना है वह है शिवालिक हिमालय। किसकी है? शिवालिक हिमालय की। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमालय। और यह प्रश्न आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न था। इसके साथ ही हम आज की यह प्रैक्टिस श्रृंखला समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक कह सकते हैं अपने इस प्रैक्टिस श्रृंखला के नए एपिसोड में भारत की ही स्थिति और विस्तार तो हम नहीं कह सकते, बल्कि अफवाह तंत्र के विषय में ही कुछ प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहां तक हो सकता है चैनल को अवश्य प्रमोट करें कि जिससे बेहतर से बेहतर मटेरियल आप सभी लोगों तक शीघ्रता से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।